प्रिय साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं जितेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल स्मार्ट पीएस एकेडमी पर। साथियों, हम पढ़ रहे हैं पंचायती राज। पंचायती राज में हमने पंचायतों को पढ़ना स्टार्ट कर दिए हैं, जिसमें 8 से लेकर 41 धाराएं हैं पंचायतों में, अध्याय 3 के तहत। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पंचायत के पदाधिकारियों को हटाया जाना। तो चलिए प्रिय साथियों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पंचायत के पदाधिकारियों को हटाया जाना। हेडिंग लिखते हैं, पंचायत के पदाधिकारियों को हटाया जाना। है ना, पंचायत के पदाधिकारियों को हटाया जाना। तो पंचायत के पदाधिकारियों को ना 5 तरीके से हटाया जा सकता है। पहला तरीका है प्रत्यावर्तन या रिकॉल, या इसी को कहते हैं वापस बुलाया जाना। दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव। तीसरा है त्याग पत्र। चौथा है निलंबन। और पांचवा है सीधे हटाया जाना, डायरेक्ट, किसी भी कुछ भी नियम कानून का फॉलो न करते हुए उनको सीधे डायरेक्ट भी हटाया जा सकता है। ठीक है, तो आइए इन सबको हम लिखते हैं। पंचायत के पदाधिकारियों को हटाए जाने में पहला है रिकॉल। रिकॉल इसी को कहते हैं प्रत्यावर्तन, और इसी को कहते हैं वापस बुलाया जाना। है ना, वापस बुलाया जाना। ठीक। दूसरा तरीका है अविश्वास प्रस्ताव। ठीक, दूसरा अविश्वास प्रस्ताव। तीसरा है तीसरा तरीका है आपका त्याग पत्र। ठीक, तीसरा तरीका त्याग पत्र। चौथा है निलंबन, और पांचवा है सीधे हटाया जाना। तो तीसरा है आपका त्याग पत्र, चौथा निलंबन, और पांचवा है सीधे हटाया जाना। इतनी तरीके से पंचायत के पदाधिकारियों को हटाया जा सकता है। तो रिकाल, प्रत्यावर्तन या वापस बुलाया जाना, इसके तहत किसको हटाया जाता है? तो पंच और सरपंच, पंच व सरपंच को इस प्रक्रिया के तहत हटाया जाता है। ठीक। अविश्वास प्रस्ताव के तहत सरपंच, सरपंच, उप सरपंच, और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ठीक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनको हटाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव के तहत। त्याग पत्र सभी देते हैं, यानी सभी को त्याग पत्र। है ना, निलंबन के तहत भी सभी को निलंबित किया जा सकता है, और सीधे सभी को हटाया जा सकता है। ठीक, सीधे डायरेक्ट सभी को हटाया जा सकता है ना। अगर अब इनका धाराएं, अगर किन किन धाराओं में इनका उल्लेख है, इसको हम देखें तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, क्योंकि यहाँ है ना स्पेस नहीं है। तो पहला है रिकॉल। रिकॉल प्रत्यावर्तन या वापस बुलाया जाना। रिकॉल, प्रत्यावर्तन या वापस बुलाया जाना। तो रिकॉल क्या होता है? क्या होता है अगर इसको हम देखें तो आइए समझते हैं इनको, रिकॉल क्या होता है। उसके बाद हम इनके आगे की प्रोसेस को देखेंगे। तो इसमें होता है कि पंच व सरपंच जो है ना, पंच व सरपंच को गुप्त मतदान के माध्यम से हटाने की प्रक्रिया है। ठीक, रिकॉल क्या है? पंच व सरपंच को गुप्त मतदान के माध्यम से हटाने की प्रक्रिया है। तो इसको कौन हटाता है? अगर हम देखें तो ग्राम सभा के सदस्य हटाते हैं, है ना। और ये जो रिकॉल जो है वो किसके विरुद्ध लाया जाता है? तो सिर्फ ओनली और ओनली पंच और सरपंच के विरुद्ध ही लाया जाता है। ठीक, तो ये अगर इनको हम देखें तो रिकॉल क्या होता है? पंच एवं सरपंच को, है ना, पंच एवं सरपंच को गुप्त मतदान के माध्यम से, गुप्त मतदान के माध्यम से हटाने की प्रक्रिया है। ठीक, पंच एवं सरपंच को गुप्त मतदान के माध्यम से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिकॉल कहलाती है। तो किसके विरुद्ध लाया जाता है रिकॉल? तो किसके विरुद्ध? तो पंच एवं सरपंच, है ना, पंच एवं सरपंच। और कौन लाता है? कौन लाता है रिकॉल? तो है ग्राम सभा। कौन लाती है? ग्राम सभा। ठीक। ठीक है, और इस प्रक्रिया से किनको हटाया जाता है? तो सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ पंच और सरपंच को ही हटाया जा सकता है, और हटाती कौन है? ग्राम सभा। तो आइए हम देखते हैं कि रिकॉल की प्रक्रिया क्या है ना। रिकॉल की प्रक्रिया क्या है? तो इसमें ग्राम सभा के
गठन करने वाले, है ना, ग्राम सभा के गठन करने वाले कुल सदस्य, कुल संख्या का, है ना, ग्राम सभा के गठन करने वाले कुल संख्या का एक तिहाई सदस्य हस्तलिखित प्रस्ताव तैयार कर, हस्तलिखित प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर के पास, ठीक, कलेक्टर के पास प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। अब इसके बाद कलेक्टर क्या करता है? कलेक्टर 30 दिन के भीतर, कलेक्टर 30 दिन के भीतर निर्वाचन की व्यवस्था करता है ना, निर्वाचन की व्यवस्था करता है कलेक्टर 30 दिन के भीतर। और अगर ये जो प्रस्ताव वो पारित हो जाए, है ना, ये प्रस्ताव पारित हो जाए, यानी इस पर क्या होती है? वोटिंग होती है। तो वोटिंग, वोटिंग इस पर साधारण बहुमत से अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाए, साधारण बहुमत से पारित, साधारण बहुमत मतलब कुल सदस्यों की संख्या का 50% प्लस वन, है ना, 50% प्लस वन यानी आधे से अधिक, आधे से अधिक बहुमत से अगर ये रिकाल प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाए, तो उनको, यानी पंच एवं सरपंच को पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। ठीक, आधे से अधिक से पारित हो जाए तो तत्काल प्रभाव से, ठीक, कोई मौका नहीं, तत्काल प्रभाव से पद से हटाया जा सकता है ना, पद से हटाया जा सकता है। ठीक, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि पंच के मामले में उस वार्ड के सदस्य जो है वो मतदान करते हैं, और सरपंच के मामले में उस ग्राम सभा के सदस्य जो है वो मतदान करते हैं। ठीक, इतना बात यहाँ पर हमें याद रखनी है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, जैसे कि रिकाल प्रस्ताव तो जो है वो पारित हो गया, है ना। अब रिकाल प्रस्ताव पारित हो गया, उसके बाद एक मौका पंच और सरपंच को दिया जाता है, इसी को कहते हैं हम अपील, है ना, इसी को कहते हैं हम अपील। तो वो अपील कहाँ कर सकता है? अपील कर सकता है वो 7 दिन के भीतर, 7 दिन के भीतर कलेक्टर के पास, ठीक, 7 दिन के भीतर वो अपील कलेक्टर के पास कर सकता है ना। तो इतनी बातें जो है हमें इससे याद, इस मतलब रिकॉल से याद रखनी है। और कलेक्टर इसकी पुष्टि जो है, पुष्टि 30 दिन के भीतर करेगा, 30 दिन के भीतर करेगा कलेक्टर, ठीक, करेगा, है ना। तो रिकाल क्या होता है, इसको अगर हम देखें तो देखिए, पंच एवं सरपंच को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? रिकाल। तो कैसे हटाया जाता है? गुप्त मतदान के माध्यम से हटाया जाता है। इसके लिए ग्राम सभा के गठन करने वाले कुल सदस्य जो है वो प्रस्ताव तैयार करते हैं, यानी ग्राम सभा के गठन करने वाले कुल सदस्य संख्या के एक तिहाई सदस्य जो है वो हस्तलिखित प्रस्ताव तैयार कर कलेक्टर के पास देते हैं। कलेक्टर 30 दिन के भीतर इसके लिए निर्वाचन की व्यवस्था करता है। अब उसके बाद निर्वाचन होता है गुप्त मतदान के माध्यम से, ग्राम सभा के सदस्य अपना वोट देते हैं। पंच के मामले में उस वार्ड के सदस्य वोट डालते हैं, और सरपंच के मामले में पूरे ग्राम सभा के सदस्य वोट डालते हैं। वोट में साधारण बहुमत से अगर ये प्रस्ताव जो है वो पारित हो जाए, तो सरपंच और पंच को पद से हटाया जा सकता है, तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है ना। लेकिन उनको एक मौका भी दिया जाता है, अगर मौका यानी कि अपील, ठीक, मौका मतलब अपील 7 दिन के भीतर वो क्या है, कलेक्टर के पास पंच और सरपंच अपील कर सकते हैं, और उसके बाद कलेक्टर जो है वो 30 दिन के भीतर उनकी अपील की पुष्टि करेगा। इतनी बातें हमें यहाँ से याद रखनी है। एक बात हमें और याद रखनी है कि लाया कब जाएगा रिकाल प्रस्ताव, रिकाल कब लाया जाएगा, तो रिकाल कब लाया जाएगा? तो जैसे कि पंचायत का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का, है ना।
तो 5 साल के आधे कार्यकाल अगर हो जाए, पंचायत जो है या पंच सरपंच जो है अपना आधा कार्यकाल पूर्ण कर ले, उसके बाद ही इस प्रस्ताव को लाया जा सकता है ना? तो लिखेंगे कैसे इनको? पंच एवं सरपंच के पंच एवं सरपंच के आधे कार्यकाल आधे कार्यकाल यानी कि 2.5 वर्ष, है ना? आधे कार्यकाल पूर्ण होने पर ही आधे कार्यकाल पूर्ण होने पर ही यह प्रस्ताव लाया जा सकता है ना? यह प्रस्ताव लाया जा सकता है। और यदि ये तो पंच एवं सरपंच, लेकिन अगर बीच में अगर जो भंग हो जाए यानी उपचुनाव अगर हो जाए, तो उपचुनाव से अगर उपचुनाव होने के बाद, ठीक है, उपचुनाव में निर्वाचित पंच और सरपंच के आधे कार्यकाल के बाद ही इनको लाया जा सकता है, ठीक। तो उपचुनाव में निर्वाचित पंच और सरपंच के पंच और सरपंच के आधे कार्यकाल, है ना? आधे कार्यकाल पूर्ण होने के बाद ही पूर्ण होने के बाद ही यह प्रस्ताव लाया जा सकता है ना? लाया जा सकता है। उपचुनाव मतलब जैसे कि पंचायतों का कार्यकाल होता है 5 साल, लेकिन इस बीच कुछ कारणवश जैसे कि किसी कोई सरपंच होते हैं या पंच होते हैं ना, तो उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी वो अपने 5 साल का कार्यकाल जो है वो पूर्ण नहीं कर पाता। तो इस बीच उनके कार्यकाल को पूर्ण करने के लिए पुनः निर्वाचन कराया जाता है, तो इसी को कहते हैं उपचुनाव, है ना? बात क्लियर है, ठीक। तो ये हमने पढ़ा रिकॉल। अब हम आगे पढ़ते हैं अविश्वास प्रस्ताव, ठीक। अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव। तो अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, इसको अगर हम देखें और इसके पहले अगर हम ये समझ लें शब्दों में, देखिए। तो अविश्वास प्रस्ताव होता है सरपंच एवं उप सरपंच या अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को उनके पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वही क्या कहलाता है? अविश्वास प्रस्ताव। यानी उस उसमें रिकॉल में क्या होता था? पंच, सरपंच, है ना? सदस्य और अध्यक्ष इनको हटाते थे। लेकिन यहाँ इसमें होगा सरपंच एवं उप सरपंच। हाँ, बात यहीं पर ध्यान रखनी है। अब सरपंच एवं उप सरपंच और जनपद के संदर्भ में अगर देखें, जनपद और जिला के संदर्भ में देखें तो अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, ठीक है। इनको उनको पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वही अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है। तो कौन लाता है ये अविश्वास प्रस्ताव? तो पंच एवं सदस्य लाते हैं, है ना? पंच एवं सदस्य इसको लाते हैं। तो आइए अगर हम लिखें इनको, तो कैसे लिखेंगे? तो देखिए, सरपंच एवं सरपंच एवं उप सरपंच और सदस्य, अध्यक्ष, है ना? सरपंच एवं उप सरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए, तो उनको पद से हटाने के लिए लाया जाने वाला प्रस्ताव लाया जाने वाला प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है ना? सरपंच एवं पंच को उसके सरपंच एवं उप सरपंच, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को उनको पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाया जाता है वही अविश्वास प्रस्ताव कहलाता है। अब ये अविश्वास प्रस्ताव लाता कौन है, अगर इसको हम देखें, लाता कौन है? तो अविश्वास प्रस्ताव लाता है पंच, है ना? ग्राम पंचायत के संदर्भ में देखें तो पंच, और जनपद और जिला पंचायत के संदर्भ में देखें तो सदस्य। पंच और सदस्य जो है वो अविश्वास प्रस्ताव लाते हैं। तो इसके लाने की प्रक्रिया क्या है ना? अगर इसको हम देखें तो लाने की प्रक्रिया क्या है? इसके लिए एक विशेष बैठक बुलाया जाता है, ठीक। इसके लिए क्या किया जाता है? एक विशेष बैठक बुलाए जाते हैं अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए। इस बैठक में सरपंच और उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इसमें भाग तो ले सकता है ना? और बोल सकता है, लेकिन इस बैठक में वो क्या मतदान नहीं कर सकता और इस बैठक की अध्यक्षता भी नहीं कर सकता, है ना? तो देखें हम, तो प्रक्रिया क्या है इसको हटाने की? प्रक्रिया, इसके लिए एक विशेष बैठक बुलाई जाती है ना? अविश्वास प्रस्ताव के लिए
एक विशेष बैठक बुलाई जाती है। इस बैठक में इस बैठक में सरपंच एवं उप सरपंच जो है, सरपंच, उप सरपंच और जनपद और जिला के संदर्भ में देखें तो सदस्य अध्यक्ष है ना, इस बैठक में क्या कर सकता है, भाग ले सकता है, भाग ले सकता है, बोल सकता है ना, लेकिन क्या नहीं कर सकेगा, लेकिन लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, है ना, लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा, नहीं करेगा। और इस बैठक में अपनी मतदान भी नहीं कर सकते, है नहीं, अपनी मत यानी मत नहीं दे सकता, मतदान नहीं कर सकेगा। ऐसे कुछ निर्णायक मामला आ जाता है पंचायत में जिस पर मत देने की आवश्यकता होती है, उस पर ये जो है उस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता, और उसमें ये अपना मत भी नहीं दे सकता, है ना। तो यहाँ पर एक शब्द क्या है कि इस बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। हम पहले पढ़ चुके हैं कि पंचायत में जितनी भी जो बैठकें होती हैं, उस बैठक की अध्यक्षता करता है सरपंच करता है, अगर सरपंच नहीं है तो उप सरपंच करता है, अगर उप सरपंच भी नहीं है तो जो सदस्य हैं, यानी पंच पंच और जनपद के संदर्भ में देखें तो सदस्य, ये अपने बीच में से बहुमत के आधार पर चुन लेते हैं, और वो जो है वो बैठक की अध्यक्षता करता है। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के लिए लाया गया बैठक में सरपंच और पंच, है ना? सरपंच और उप सरपंच और अध्यक्ष जनपद और जिला पंचायत अध्यक्ष, ये इस बैठक की अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, है ना। तो इस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, अध्यक्षता कौन, अध्यक्षता अध्यक्षता कौन करेगा, ये तय करता है विहित प्राधिकारी करेंगे, है ना। अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता विहित प्राधिकारी करेंगे। विहित प्राधिकारी, ये विहित प्राधिकारी कौन हो सकते हैं, तीनों स्तर पर अलग अलग होंगे, जैसे कि ग्राम पंचायत के स्तर पर, जनपद पंचायत के स्तर पर और जिला पंचायत के स्तर पर, है ना। तो ग्राम पंचायत के स्तर पर विहित प्राधिकारी होंगे आपका एसडीओ आर, है ना, सब डिविजनल ऑफिसर। आर का मतलब है रिवेन्यू यानी राजस्व। अगर एसडीओ को क्या मिल जाए, मजिस्ट्रेट करने का पावर मिल जाए, तो वही क्या कहलाता है, एसडीएम, ठीक। तो ग्राम पंचायत में विहित प्राधिकारी कौन होंगे, एसडीओ आर। और जनपद पंचायत में कलेक्टर होंगे, कौन होगा, कलेक्टर। और जिला पंचायत में होगा संचालक पंचायत, है ना, जिला पंचायत में होगा संचालक पंचायत। ये जो है मतलब अविश्वास प्रस्ताव में जो अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो बैठक बुलाई जाएगी ना, उस बैठक की अध्यक्षता ये करेंगे, है ना। अब इसमें प्रक्रिया क्या होगी, तो इसमें यानी कि ये प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि ये अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित कब माना जाएगा। ऐसा अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पारित तभी माना जाएगा जब उपस्थित एवं मतदान करने वाले के 3/4 बहुमत से पारित हो। हाँ, यानी कि जो प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, वो उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 3/4 बहुमत से पारित हो जाए, और ये जो बहुमत है वो पंचायतों के गठन करने वाले कुल निर्वाचित सदस्य के 2/3 से ज्यादा हो, है ना। इसको हम उदाहरण से समझेंगे, पहले हम इनको शब्दों में लिख लेते हैं। तो पारित कब माना जाएगा, पारित कब, है ना, पारित तभी माना जाएगा, ऐसा अविश्वास प्रस्ताव, है ना, ऐसा अविश्वास प्रस्ताव उपस्थित एवं मतदान करने वाले, ठीक, उपस्थित एवं मतदान करने वाले करने वाले सदस्य संख्या का, करने वाले सदस्य के 3/4 बहुमत से पारित हो जाए, 3/4 बहुमत से पारित हो जाए, से पारित हो जाए। और ये बहुमत जो है, जो कि पंचायतों का गठन करने, देखिए पंचायतों का
गठन करने वाले सदस्यों के 2/3 से ज्यादा हो, है ना? इतना 2/3 से ज्यादा हो, अगर ऐसी फिगर बैठता है ना, तभी अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है। ठीक है। तो अगर इनको अगर हम एक उदाहरण के तौर पर समझें, तो देखिए, मान लेते हैं कि किसी ग्राम पंचायत में का गठन जो है वो 20 पंच के माध्यम से हुआ है। 18 ही ले लेते हैं। 18, है ना? 18 के माध्यम से हुआ है। और इसमें जिस दिन ये अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो विशेष बैठक बुलाया जाता है, उस दिन मान लो 16 जो पंच हैं वही, पंच या कहें या सदस्य कहें, वही उपस्थित हैं, और वही जो है वो मतदान दे रहे हैं, वही मतदान दे रहे हैं। तो देखिए, इसके अनुसार क्या होना चाहिए कि ऐसा विश्वास प्रस्ताव उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्य के 3/4 बहुमत से पारित हो जाए। उपस्थित एवं मतदान, देखिए, 16 जो है वो क्या है, उपस्थित एवं मतदान है, इनका 3/4 बहुमत से क्या होना चाहिए, पारित होना चाहिए। यानी कि 4 चौक 16, यानी कि कितना, 12, है ना? 12। और ये जो 12 है, ये गठन करने वाले के 2/3 से ज्यादा हो। तो गठन कितना है, 18, इनका 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। तो 3 एकम 3 और 3 छक्का 18, यानी कितना बैठा, 12। यानी ये उपस्थित एवं मतदान करने वालों की संख्या कितनी है, 12। और गठन करने वालों की संख्या कितनी है, 12। इस कंडीशन में अगर दोनों बराबर हो जाए तो उनको हटाया नहीं जा सकेगा, है ना? कंडीशन क्या होना चाहिए, गठन करने वालों के 2/3 से ज्यादा होना चाहिए। यानी ये उपस्थित एवं मतदान करने वालों की संख्या 12 है। तो इस 12 को अगर ये 13 हो जाए, है ना? ये उपस्थित एवं मतदान करने वाली की संख्या कितनी है, अगर 13 है, और गठन करने वालों की संख्या जो है 12, कुछ इस तरह से ऐसा फिगर बैठे, तभी उनको हटाया जा सकता है ना? तो इनको अगर हम और शब्दों में लिखें, सिंप्लीफाई करके, तो कैसे लिखेंगे, ऊपर में लिख लेते हैं, है, उपस्थित एवं मतदान करने वालों की 3/4 बहुमत, ये ज्यादा होना चाहिए आपका पंचायतों के गठन करने वालों के 2/3 से, 2/3 से, है ना? इस फार्मूले के तहत अगर आंकड़ा अगर बैठ जाए, तो उनको अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया जा सकता है ना? अब जैसे अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया, तो उसके बाद वो अपील करेगा, यानी कोई उनको एक और मौका दिया जाएगा। तो देखते हैं हम अपना अपील, है ना? अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद उनको अपील करने का मौका दिया जाता है। और अपील वो ग्राम पंचायत में, है ना, ग्राम पंचायत है, यानी ग्राम पंचायत सरपंच और पंच, सरपंच है और उप सरपंच, तो वो अपील, सरपंच और उप सरपंच जो है वो अपील करेगा कलेक्टर के पास। जनपद पंचायत में जो सदस्य, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, वो अपील करेंगे संचालक पंचायत के पास। और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, वो राज्य सरकार के पास अपील करेंगे। कितने दिन के भीतर अपील करेंगे, तो ग्राम पंचायत में 7 दिन के भीतर, जनपद पंचायत में 10 दिन के भीतर, और जिला पंचायत में 15 दिन के भीतर, है ना, ये अपील करेंगे। तो इनको हम लिखते हैं, तो ग्राम पंचायत, है ना, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत। ग्राम पंचायत में 7 दिन के भीतर अपील करेगा, 7 दिन के भीतर। जनपद पंचायत में 10 दिन के भीतर अपील करेगा, और जिला पंचायत में 15 दिन के भीतर अपील करेगा, है ना? और अपील किसके पास करेगा, तो ग्राम पंचायत में अपील करेगा कलेक्टर के पास, है ना? ग्राम पंचायत में अपील करेगा कलेक्टर के पास, जिला पंचायत में संचालक पंचायत के पास, जनपद पंचायत में संचालक पंचायत के पास, और जिला पंचायत में जो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होंगे, वो राज्य सरकार के पास अपील करेंगे। ठीक, राज्य सरकार के पास ये क्या करेंगे, अपील करेंगे। इनकी अपील पर सुनवाई करते हुए अपनी, मतलब प्रतिक्रिया देगी, यानी इस पर कुछ निर्णय देगी। ठीक है? तो कलेक्टर जो है इनकी अपील पर निर्णय 30 दिन के भीतर, 30 दिन के भीतर जनपद पंचायत में अपील करेगा,
संचालक पंचायत के पास, और संचालक पंचायत जो है वो अपना निर्णय 30 दिन के भीतर देंगे, और राज्य सरकार जो है वो 45 दिन के भीतर इनकी अपील पर निर्णय देगा। है ना? इतनी इतनी बातें हैं। अब इसके लिए, यानी अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कुछ शर्त भी है। शर्त यह है कि अविश्वास प्रस्ताव सरपंच और उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के कार्यकाल प्रारंभ होने के 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जाएगा। यानी प्रथम बैठक हुए, यानी प्रथम बैठक में ही क्या होता है, शपथ लेते हैं, और इसी दिन से पंचायतों का कार्यकाल माना जाता है। तो इस प्रथम बैठक के 1 वर्ष के भीतर विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। अगर पंचायतों का कार्यकाल 6 महीने भी बचा है ना, यानी कि 4.5 साल हो गया है और 6 महीने बच गए हैं, तो भी नहीं लाया जाएगा। और यदि पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया है और उनको पारित हुए अगर 1 साल भी नहीं हुआ है, तो भी उस वर्ष जो है वो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। इतनी बातों को हम लिखते हैं, है ना? तो सर, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो किन स्थितियों में नहीं लाया जाएगा? तो पहला शर्त है, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक, अविश्वास प्रस्ताव से कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन, है ना? अविश्वास प्रस्ताव सरपंच, उप सरपंच या जनपद और जिला पंचायत के संदर्भ में हम देखें तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्यकाल, कार्यकाल पूरा होने के, मतलब कार्यकाल के 1 वर्ष, 1 वर्ष पूर्ण, है ना, 1 वर्ष पूर्ण अगर नहीं हुआ है ना, अविश्वास प्रस्ताव सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष उपाध्यक्ष के कार्यकाल पूर्ण होने के 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जाएगा। ये कार्यकाल 1 वर्ष पूर्ण होने के भीतर नहीं लाया जाएगा। अगर उनका कार्यकाल जो है 1 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है तो नहीं लाया जाएगा। दूसरा है, अगर पंचायत का कार्यकाल जो है, पंचायत का कार्यकाल 6 महीने बचा है, 6 माह शेष है, तब भी नहीं लाया जाएगा, तब भी नहीं लाया जाएगा। और अगर अविश्वास प्रस्ताव लाए, है ना, पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव लाए, है ना, अविश्वास प्रस्ताव लाए और वो पारित नहीं हुआ है, पिछली बार अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं और वो अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ है, तो तब उनके 1 वर्ष, तब उनके 1 वर्ष पूर्ण हुए बिना नहीं लाया जा सकता, पूर्ण हुए बिना नहीं लाया जा सकता, है ना, नहीं लाया जा सकता, है ना। इतनी बातें जो है वो हमें अविश्वास प्रस्ताव से शर्त के तौर पर याद रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं त्याग पत्र। क्या देखेंगे अब? त्याग पत्र, क्योंकि 5 तरीका से हटाया जा सकता है। पहला है रिकाल या वापस बुलाया जाना या प्रत्यावर्तन, दूसरा है अविश्वास प्रस्ताव, और तीसरा है त्याग पत्र। तो देखिए, अब हम पढ़ते हैं त्याग पत्र। तो त्याग पत्र कौन किसको देगा? तो त्याग पत्र पंच भी देते हैं, सरपंच भी देते हैं और उप सरपंच भी देते हैं, उसी तरह से अध्यक्ष भी देते हैं और उपाध्यक्ष और सदस्य भी देते हैं। तो कौन किसको त्याग पत्र देगा, इसको हम देखते हैं। ठीक, तो ग्राम पंचायत, है ना, और इधर हम देखें जनपद पंचायत, और इधर देखें जिला पंचायत। ग्राम, जनपद और जिला। ग्राम पंचायत का गठन किन किन से मिलकर बनता है? तो सरपंच, उप सरपंच, है ना, और पंच। ठीक, तो ये जो सरपंच और, यानी कि जो ये जो पंच है, पंच जो है वो अपना त्याग पत्र देंगे सरपंच को, है ना। पंच त्याग पत्र देंगे किनको? सरपंच को। और सरपंच और उप सरपंच जो है वो अपना त्याग पत्र देंगे संयुक्त या संचालक पंचायत को, है ना। किनको देंगे? संयुक्त या उप संचालक पंचायत को। ठीक,
संयुक्त या उप संचालक पंचायत को देंगे अपना त्याग पत्र। जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है, जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इतना, और ये जो सदस्य है ना, तो सदस्य जो है वो अपना त्याग पत्र किनको देंगे? अध्यक्ष को, है ना। सदस्य जो है वो अपना त्याग पत्र देंगे किनको? अध्यक्ष को। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र देंगे कलेक्टर को। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र देंगे किनको? कलेक्टर को। इसी तरह से जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य, तो जिला पंचायत के सदस्य जो है वो अपना त्याग पत्र देगा किनको? जिला पंचायत के अध्यक्ष को। और जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है वो अपना त्याग पत्र देगा संभागीय आयुक्त को। ठीक, किनको? संभागीय आयुक्त को। संभागीय आयुक्त को वो अपना त्याग पत्र देगा, है ना। तो इनकी भी कुछ शर्तें हैं और कुछ प्रक्रिया है, तो इनकी शर्तों को देखते हैं हम। तो त्याग पत्र जो है, त्याग पत्र स्वीकार करने के पूर्व, यानी त्याग पत्र हम इनको दे रहे हैं, है ना। सरपंच के मामले में सरपंच और उप सरपंच जो है वो अपना त्याग पत्र देगा संयुक्त या उप संचालक पंचायत को। पंच जो है वो अपना त्याग पत्र देता है सरपंच को। इसी तरह से जनपद पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष देते हैं अपने त्याग पत्र कलेक्टर को। सदस्य देते हैं अपने त्याग पत्र जनपद पंचायत के अध्यक्ष को। अगर यहाँ हम देखें जिला पंचायत में, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष देते हैं संभागीय आयुक्त को, सदस्य जो देते हैं अपने त्याग पत्र वो अध्यक्ष को। अब त्याग पत्र इनके पास जाता है, तो ये स्वीकार, इनके स्वीकार करने के, है ना, इनके स्वीकार करने के 90 दिन पूर्व वो क्या कर लेते हैं? वापस भी ले लेते हैं, है ना। तो लिखते हैं इनको त्याग पत्र स्वीकार करने के पूर्व, त्याग पत्र स्वीकार करने के पूर्व वापस भी लिया जा सकता है ना। गलती हो गई भाई, अब त्याग पत्र नहीं देना चाहता हूँ, ऐसा करके ना वो क्या कर लेते हैं? वापस भी ले सकते हैं। त्याग पत्र स्वीकार करने के पूर्व वापस भी ले सकते हैं। और इस पर निर्णय जो है ना, 90 दिन के भीतर त्याग पत्र पर निर्णय अपना जो अधिकारी लोग होते हैं वो लेते हैं। तो 90 दिन के भीतर त्याग पत्र पर निर्णय लेते हैं अधिकारी लोग जो हैं, वो 90 दिन के भीतर त्याग पत्र पर निर्णय लेते हैं। अगर 90 दिन नहीं हुआ है तो ये वापस ले सकते हैं। ठीक, निर्णय लेते हैं। इतनी बातें हमें कहाँ से याद रखनी है? त्याग पत्र से। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं निलंबन। ठीक, चौथा प्रक्रिया है, क्या है? निलंबन। निलंबन को देखते हैं। निलंबन मतलब होता है, इसको इंग्लिश में देखें तो सस्पेंड। सस्पेंड मतलब इनको बिल्कुल पद से हटा देना नहीं है, है ना। इनको उस समय कार्य करने के लिए, कुछ समय के लिए रोका जाना है। यानी निलंबन क्या है? कार्य करने से रोका जाना। ठीक, किस आधार पर निलंबन किया जाता है? तो आईपीसी की धारा से संबंधित मामला अगर उच्च अधिकारी, मतलब सरपंच और पंच, और यानी कि निलंबन के माध्यम से कौन कौन हटते हैं? तो सभी हटते हैं। कौन कौन? जैसे कि सरपंच है, उप सरपंच है, पंच है और अध्यक्ष, ये हटते हैं। इन पर यदि इन पर यदि अगर आईपीसी के धारा से संबंधित कोई मामला दर्ज है तो उनको निलंबित किया जा सकता है। दूसरा आधार क्या होगा? महिला एवं बच्चों के दुर्व्यवहार से संबंधित अगर कोई मामला दर्ज है तो भी इनको निलंबित किया जा सकता है। और तीसरा है, इन पर अगर भ्रष्टाचार का अगर कोई आरोप लग जाए तो भी इनको निलंबित किया जा सकता है ना। इनको अगर हम लिखें तो निलंबन क्या है अगर देखें, तो कार्य करने की निरुद्धता, यानी कार्य करने से रोका जाना ही क्या क्या है? निलंबन है। कार्य करने से रोका जाना निलंबन है। यानी कार्य करने की निरुद्धता। कार्य करने की निरुद्धता क्या है? रोका जाना। किस आधार पर निलंबन किया जा सकता है? तो यदि इस पर आईपीसी, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, है ना, आईपीसी की धारा से संबंधित, आईपीसी की धारा से संबंधित मामला दर्ज हो, है ना, मामला दर्ज हो, तब इनको निलंबित किया जा सकता है। दूसरा क्या है? महिला एवं क्या, ठीक, दूसरा है महिला एवं बच्चों के दुर्व्यवहार से संबंधित हो, है ना, महिला एवं
बच्चों के दुर्व्यवहार से संबंधित हो, ठीक। महिला एवं बच्चों के दुर्व्यवहार से संबंधित हो, और तीसरा है इस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का कोई आरोप लग जाए, ठीक। तीसरा आधार क्या है? भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम आरोप लगे, है ना, तब इसको निलंबित किया जा सकता है, ठीक। तो निलंबन करने की भी एक प्रक्रिया है। निलंबन करने के लिए यदि किसी पंचायत के पदाधिकारी को अगर हमें पद से हटाया जाना है ना, निलंबन के पदाधिकारी निलंबन यदि किसी पंचायत के पदाधिकारी को पद से हटाया जाना है, और इसके लिए यदि कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, तब निलंबन करने के पूर्व उनको अपनी सफाई देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। उसके बाद ही उसको निलंबित किया जा सकता है ना। तो देखते हैं इनको। यदि किसी पंचायत के पदाधिकारी को पद से हटाया जाना है, क्या प्रक्रिया है, अगर इसको हम देखें, यदि किसी पंचायत के पदाधिकारी को पद से हटाया जाना है ना, पद से हटाया जाना है, तो पहले उनको क्या किया जाता है, शो काज नोटिस, यानी तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। क्या किया जाता है? कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। उसके बाद, है ना, अगर उनके कारण से अधिकारी संतुष्ट नहीं है, तब ग्राम पंचायत के स्तर पर ग्राम पंचायत के स्तर पर एसडीओ, है ना, जनपद पंचायत के स्तर पर कलेक्टर, और जिला पंचायत के स्तर पर, ठीक, जिला पंचायत के स्तर पर, इस स्तर पर संचालक पंचायत जो है वो निलंबित कर सकता है ना, इस स्तर पर संचालक पंचायत ये क्या कर सकता है? निलंबित कर सकता है ना? निलंबित कर सकता है। और निलंबित करने के बाद इसकी सूचना 10 दिन के भीतर राज्य सरकार को देता है ना। नेक्स्ट स्लाइड में लिखते हैं, निलंबन के बाद निलंबन के बाद 10 दिन के भीतर इसकी सूचना किनको देता है? राज्य सरकार को देता है। राज्य सरकार को देता है। राज्य सरकार जो है इस पर अपना निर्णय 90 दिन के भीतर लेते हैं, है ना? राज्य सरकार इस पर निर्णय 90 दिन के भीतर लेते हैं, है ना। तो इतनी बातें जो है हमें निलंबन से याद रखनी है। ठीक, एक बार हम और देख लेते हैं। देखिए, निलंबन क्या होता है कि पंचायत के जो मतलब पदाधिकारी होते हैं, जैसे कि सरपंच है, उप सरपंच है, पंच है, और उधर हम देखें तो अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, सदस्य है ना, इनको कार्य करने से रोका जाना है, क्या क्या है? निलंबन। तो निलंबन कोई क्या है? पद से हटाया जाना नहीं है, उनको कार्य करने से रोका जाना है ना। तो इनके लिए आधार क्या होना चाहिए? आईपीसी की धारा से संबंधित अगर कोई मामला इस पर दर्ज हो तो उस व्यक्ति को निलंबित किया जा सकता है, या महिला एवं बच्चों के दुर्व्यवहार से संबंधित वो भी निलंबित किया जा सकता है। अगर उस पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पे कोई आरोप लग जाए तो उनको निलंबित किया जा सकता है। और निलंबन करने की प्रक्रिया क्या होगी? तो निलंबन करने की प्रक्रिया ये है कि यदि किसी पंचायत के पदाधिकारी को अगर पद से हटाया जाना है, तो सबसे पहले उनको शो कास्ट नोटिस जारी किया जाता है। और उनके नोटिस के जवाब से अगर संतुष्ट नहीं है, तो ग्राम पंचायत के स्तर पर एसडीओ, जनपद पंचायत के स्तर पर कलेक्टर, और जिला पंचायत के स्तर पर संचालक पंचायत जो है उनको निलंबित कर सकता है। निलंबित करने के बाद 10 दिन के भीतर इसकी सूचना जो है वो राज्य सरकार को देना होता है। राज्य सरकार जो है इस पर अपनी मतलब इनकी पुष्टि जो है वो 90 दिन के भीतर करता है। अब जैसे निलंबन तो हो गया, यानी उस समय अगर जैसे मान लेते हैं सरपंच ही निलंबन हो जाए, यानी सरपंच का पद उस समय खाली हो गया है, तो उस
उस मतलब जब सरपंच का पद खाली हो गया है तो उनके कार्य को कौन करेगा? तो उस समय अस्थायी तौर पर उनके कार्य को करने के लिए जो सरपंच रहता है, जिसको पंच जो है वो अपने बीच में से ही चुनते हैं, उसी को कहते हैं हम स्थानापन्न सरपंच, है ना? उनके स्थान पर जो सरपंच को बनाया जाता है अस्थायी तौर पर, इसी को कहते हैं स्थानापन्न सरपंच। तो अब हम देखते हैं स्थानापन्न सरपंच, है ना? तो इसमें स्थानापन्न सरपंच देखते हैं। स्थानापन्न सरपंच तो क्या होता है? सरपंच और पंच निलंबित हो गया है ना? सरपंच और पंच यानी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, है ना? अब सरपंच बोला है तो सिर्फ सरपंच और पंच, ठीक? सरपंच और पंच निलंबित हो गया है। यदि सरपंच और पंच निलंबित हो गया है तो मतलब क्या है? पंचायतों के बैठकों की अध्यक्षता करने वाला व्यक्ति नहीं है ना? क्या है मतलब? पंचायतों के बैठक कहें या कार्य करने, बैठक करने या कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं है ना? व्यक्ति नहीं है तो इस कार्य के को करने के लिए जो है, तब उसके कार्य को करने के लिए जो सरपंच और पंच चुना जाता है वही कहलाता है स्थापना पन्न सरपंच। हम तब उसके कार्य जो है, तब उसके कार्य स्थानापन्न सरपंच करता है। कौन करता है? स्थानापन्न सरपंच करता है है ना? ये स्थानापन्न सरपंच, तो इसका चुनाव होता है ना? इनका चुनाव भी होता है। तो इनका चुनाव जो है वो एक विशेष बैठक में होता है। इस बैठक को निलंबन के 15 दिन के भीतर बुलाया जाता है ना? तो स्थानापन्न सरपंच का चुनाव, स्थानापन्न सरपंच का चुनाव, स्थानापन्न सरपंच का चुनाव के लिए एक विशेष बैठक बुलाया जाता है ना? विशेष बैठक बुलाया जाता है। इस बैठक को बुलाता है कौन? तो ग्राम के स्तर पर देखें, ग्राम पंचायत के स्तर पर देखें तो सचिव, ग्राम पंचायत सचिव। और जनपद और जिला स्तर पर देखें, है ना? जनपद जिला स्तर पर देखें तो बुलाता है कौन? सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये बुलाते हैं। कब बुलाते हैं? निलंबन की 15 दिन के भीतर। कब? राज्य सरकार को निलंबन, जैसे कि राज्य सरकार को दिए 10 दिन के भीतर निलंबन की सूचना हम कि हमने इनको निलंबित कर दिया है। अब राज्य सरकार जो है इस पर अपने निर्णय 90 दिन के भीतर लेगा, है ना? उनके निर्णय के बाद, है ना? यानी निलंबन किए जाने के निर्णय के बाद, निलंबन के 15 दिन के बाद, 15 दिन के भीतर स्थानापन्न सरपंच के चुनाव के लिए क्या बुलाया जाता है? विशेष बैठक बुलाया जाता है। ठीक। अब इस बैठक में सरपंच और अध्यक्ष स्थानापन्न सरपंच का क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। तो इस जो ये जो स्थानापन्न सरपंच है, जैसे कि पूर्व सरपंच अगर आरक्षित वर्ग से है तो स्थानापन्न सरपंच भी आरक्षित वर्ग से होगा, है ना? और ये सरपंच है उस अवधि तक कार्य करेगा जिस अवधि तक, जो निलंबित किए जाने के बाद जो उनका कार्यकाल शेष बचे, है ना, उस अवधि तक कार्य करेगा और उनके समस्त शक्तियों का भी ये उपयोग करेगा। ठीक। तो उनको देखते हैं स्थानापन्न सरपंच। ये स्थानापन्न सरपंच जो है, यह स्थानापन्न सरपंच, सरपंच, है ना? ये स्थानापन्न सरपंच जो होते हैं निलंबन की अवधि तक, ठीक, निलंबन की अवधि तक सरपंच के सभी कार्य और शक्ति का उपयोग करेंगे। ठीक। सरपंच के सभी कार्य व शक्ति का उपयोग करेंगे। इस अवधि तक, सिर्फ निलंबन की अवधि तक इसको, इनका चुनाव होता है। तो इनका स्थानापन्न सरपंच का चुनाव, हाँ, अगर इसको हम देखें तो इसको चुनते हैं कौन? पंच लोग ही चुनते हैं। स्थानापन्न सरपंच का चुनाव
पंच लोग ही चुनते हैं। और ये जो पहले वाला जो सरपंच है जिसको निलंबित किया गया है, यानी निलंबित सरपंच जिस है ना, जिस प्रवर्ग से था, प्रवर्ग से था, स्थानापन्न सरपंच भी उसी प्रवर्ग से होगा। स्थानापन्न सरपंच भी उसी प्रवर्ग से होगा। यानी अगर जो निलंबित किया है वो सरपंच वो आरक्षित है ना, आरक्षित वर्ग से था, तो स्थानापन्न सरपंच भी किस वर्ग से होगा? आरक्षित वर्ग से होगा। यदि उस सरपंच जो निलंबित किए गए हैं वो सरपंच जो है वो आरक्षित वर्ग से है, लेकिन जो पंच बचे हैं उसमें उनमें से कोई आरक्षित वर्ग से नहीं है, तो मतलब है ना, तो अनारक्षित वर्ग से भी हो सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस सरपंच को हमने निलंबित किया वो सरपंच आरक्षित वर्ग से था, लेकिन जो पंच है उनमें कोई आरक्षित वर्ग से नहीं है, तो अनारक्षित वर्ग से भी जो है वो स्थानापन्न सरपंच हो सकता है। ये बात है कहने की, है ना। तो इनको लिखेंगे कैसे? यदि उस आरक्षित यदि उस आरक्षित प्रवर्ग से कोई ना हो, है ना, तब यदि उस आरक्षित प्रवर्ग से कोई ना हो तब अनारक्षित वर्ग से भी चुना जा सकता है, तब अनारक्षित वर्ग से भी चुना जा सकता है है ना। और ये स्थानापन्न सरपंच निलंबन की अवधि तक ही कार्य करेंगे, उनकी सरपंच की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेंगे, उसके बाद जो है इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। तो इतनी बातें हमें स्थानापन्न सरपंच से याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं और आता है पांचवा, सीधे हटाया जाना। ठीक, सीधे हटाया जाना, डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट हटाया जाना। तो सीधे किनको किनको हटाया जा सकता है? ठीक, सीधे किनको हटाया जा सकता है? तो सरपंच को भी हटाया जा सकता है, उप सरपंच को भी हटाया जा सकता है, और पंच को भी हटाया जा सकता है ना। और इधर हम देखें जनपद और जिले में तो अध्यक्ष और सदस्य को भी सीधे हटाया जा सकता है ना। तो हटाएगा कौन? कौन हटाएगा, है ना? कौन हटाएगा? तो हटाएगा राज्य सरकार हटाएगा, राज्य सरकार हटाएगा, या राज्य सरकार द्वारा विहित प्राधिकारी हटाएगा, है ना, राज्य सरकार या विहित प्राधिकारी ये हटा सकते हैं। एक तो सीधे राज्य सरकार हटा सकता है, या फिर राज्य सरकार ने नहीं हटाएगा तो विहित विहित जो विहित प्राधिकारी हैं वो भी हटा सकते हैं। ये विहित प्राधिकारी तीन स्तर पर अलग अलग होंगे, जैसे ग्राम स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर एसडीओ, है ना, जनपद पंचायत के स्तर पर कलेक्टर, एसडीओ कलेक्टर, और जिला पंचायत के स्तर पर संचालक पंचायत। ठीक, जिला पंचायत के स्तर पर संचालक पंचायत। ठीक है, इतनी बातें सीधे हटाया जाना से है। तो किस आधार पर डायरेक्ट हटाया जा सकता है? उनका भी कुछ आधार होना चाहिए। तो देखिए, उनका आधार देखते हैं, सीधे हटाया जाने का आधार किस आधार पर हटाया जा सकता है ना, किस आधार पर? यदि उनका पद में बने रहना लोकहित में ना हो, है ना, यदि उसका पद में बने रहना लोकहित में ना हो, तो तब उनको सीधे हटाया जा सकता है। दूसरा है दूसरा है वो अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करे, यानी अवचार का दोषी पाया जाए, अवचार का दोषी पाया जाए, तब उनको डायरेक्ट हटाया जा सकता है। तो यहाँ अवचार का मतलब है, अवचार अगर हम देखें, अवचार मतलब है कि वो अपने कर्तव्यों की घोर उपेक्षा करे, जो कार्य उनको करना है
उस कार्य को ना करे, मैं नहीं करूंगा, क्या कर लोग, इस तरह से मनमानी करे, है ना, तब उनको हटाया जा सकता है। दूसरा है ऐसा काम करे जो देश की एकता एवं अखंडता को क्या करे, प्रभावित करे, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़े, तब उनको हटाया जा सकता है ना। तो उनको लिखते हैं, यदि अपने कर्तव्यों की यदि अपने कर्तव्यों की घोर उपेक्षा करे, है ना, अवचार मतलब है अपने कर्तव्यों की वो क्या करे, घोर घोर उपेक्षा करे। ठीक है। दूसरा है एकता एवं अखंडता, ऐसा काम करे, ऐसा काम करे जो देश की एकता एवं अखंडता को प्रभावित करे, देश की एकता एवं अखंडता को प्रभावित करे, है ना, अखंडता को प्रभावित करे। और तीसरा है सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़े, सौहार्द बिगाड़े। ठीक, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़े, या ऐसा कुछ काम करे जिससे उनके रिश्तेदार परिवार वालों को लाभ हो, है ना, यानी अपने रिश्तेदार परिवार को गलत तरीके से क्या करे, लाभ पहुंचाए। ठीक, अपने रिश्तेदार परिवार वाले को लाभ पहुंचाए, ठीक, गलत तरीके से लाभ पहुंचाए, तब उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी ये औचार कुछ ये है। ठीक, तो इसके लिए क्या क्या किया जाएगा, उनको पद से हटाए जाने के लिए उनको एक स्पष्टीकरण का मौका दिया जाएगा, स्पष्टीकरण के तौर पर उनको एक शो काज नोटिस दिया जाएगा। ठीक, यानी कि, और उसके बाद फिर अगर वो संतुष्ट नहीं होता है तो 90 दिन के भीतर इनको हटाया जा सकता है, यानी 90 दिन के अंदर के बाद ही उन पर क्या है, अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो देखते हैं इनको, उनको अवसर या कहें प्रक्रिया, तो उनको क्या किया जाएगा, तो कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, है ना, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। और इस नोटिस जारी करने के, यानी कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा मतलब उनको स्पष्टीकरण का मौका दिया जाएगा, स्पष्टीकरण का मौका दिया जाएगा। इसके बाद ही, है ना, इसके बाद 90 दिन के बाद ही उस पर क्या किया जाएगा, निर्णय लिया जाएगा, है ना। तो कारण बताओ नोटिस जारी करने के 90 दिन के बाद ही, अगर इनको हम देखें, कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के 90 दिन के बाद ही उस पर निर्णय लिया जाएगा। ठीक, उस पर निर्णय लिया जाएगा, है ना। कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा, यानी उनको इस स्पष्टीकरण के मौका दिया जाएगा, और कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के 90 दिन के बाद ही उस पर कुछ निर्णय लिया जाएगा, है ना। तो इसका क्या होगा, अगर कोई पंच सरपंच यानी पंचायत के कोई कोई पदाधिकारी हैं, अगर उनको डायरेक्ट हटाया जाता है, तो वो क्या क्या होता है कि अगले 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है ना। तो देखते हैं अगर इसका प्रभाव क्या होता है। प्रभाव ये होता है कि अगले 6 वर्षों के लिए, 5 वर्ष नहीं, है ना, 6 वर्ष, अगले 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने अयोग्य घोषित हो जाता है, अयोग्य घोषित हो जाता है ना। तो ये है आपका कौन, क्या है, सीधा हटाया जाना। अब हम देखते हैं ये जो है वो किस किस धाराओं में है। हमने तो पूरा पढ़ लिया, क्या क्या पढ़े हम, पंचायत के पदाधिकारी को हटाया जाना, तो किन क्यों, तो हटाए जाने के तरीका कौन कौन से हैं। एक है आपका रिकॉल या वापस बुलाया जाना, है ना, रिकॉल वापस बुलाया जाना, या इसी को कहते हैं प्रत्यावर्तन। दूसरा है आपका अविश्वास प्रस्ताव। तीसरा है निलंबन, त्याग पत्र।
और चौथा है निलंबन, और लास्ट है सीधे हटाया जाना। इन सब की प्रक्रिया को हमने देखा, सबको बारी बारी से हमने पढ़ा, लेकिन इनका अनुच्छेदों में भी क्या क्या है, इन कुछ चीज को दर्शाया गया है कि ये जो है, जैसे कि अविश्वास प्रस्ताव किस अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ना। त्यागपत्र किस अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन अनुच्छेदों को हम देख लेते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे अपन, पंचायत के पदाधिकारियों को हटाया जाना है। ठीक है, वही हेडिंग डालेंगे, पंचायत के पदाधिकारियों को हटाया जाना है ना। और इधर हम लिखेंगे ग्राम पंचायत, बीच में लिखेंगे जनपद पंचायत, ग्राम, जनपद और जिला। ग्राम, जनपद और जिला। तो ग्राम पंचायत में अगर हम देखें, मतलब इधर और देखें, तो किन कौन कौन तरीका होता है। पहला तो प्रत्यावर्तन, प्रत्यावर्तन, रिकॉल या वापस बुलाया जाना, ये किस में है। इसके माध्यम से पंच और सरपंच को हटाया जाता है ना। इसके माध्यम से किनको हटाया जाता है, इधर एक कॉलम हम और बनाए, है ना। तो किनको, तो पंच और सरपंच को इसके माध्यम से हटाया जा सकता है। इसका उल्लेख 21A में है ना। इसमें है 21A में है। ठीक। और प्रत्यावर्तन के बाद आता है आपका अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, इसके माध्यम से किनको हटाते हैं, सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को हटाते हैं, है ना। और ये प्रस्ताव लाता कौन है, पंच या अध्यक्ष, ये पंच या सदस्य लाते हैं। तो लिखते हैं यहाँ सरपंच, उप सरपंच, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनको हटाते हैं। और इनका उल्लेख इसमें है, एक ग्राम पंचायत में 21, जनपद पंचायत में 28 और जिला पंचायत में धारा नंबर 35 में इनका उल्लेख है। यानी जो 8 से 40 नंबर के जो हम पढ़ते हैं ना पंचायत में, उनमें धारा नंबर 21 में ग्राम पंचायत के संदर्भ में अविश्वास प्रस्ताव उल्लेखित है ना। और जनपद पंचायत के संदर्भ में धारा नंबर 28 में उल्लेखित है अविश्वास प्रस्ताव। और जिला पंचायत में के संदर्भ में धारा नंबर 35 में अविश्वास प्रस्ताव उल्लेखित है। इसके बाद हम आते हैं त्याग पत्र। तो त्याग पत्र सभी देते हैं, है ना, बहरहाल सभी देते हैं। और इसका उल्लेख जो है धारा नंबर 37 में है, ग्राम पंचायत के संदर्भ में भी, जनपद पंचायत के संदर्भ में भी धारा नंबर 37 में ही है, और जिला पंचायत के संदर्भ में भी धारा नंबर 37 में ही है ना। त्याग पत्र के बाद आता है आपका निलंबन। तो निलंबन का उल्लेख, मतलब निलंबन तो सभी को किया जा सकता है, यानी फॉर। और इनका उल्लेख धारा नंबर 39 में है, 39, है ना। जनपद पंचायत के संदर्भ में भी 39 में है, और जिला पंचायत के संदर्भ में भी 39 में है। ठीक, 39 त्यागपत्र, निलंबन, और लास्ट है सीधे हटाया जाना, यानी डायरेक्ट सीधे हटाया जाना। इसका सीधे हटाया तो सभी को जाया जा सकता है, यानी सीधे सभी को हटा सकते हैं फॉर ऑल। तो उल्लेख धारा 40 में है, धारा 40 में है, और जिला पंचायत में भी धारा 40 में है। तो इतनी बातें आज हमने पंचायत के पदाधिकारियों को हटाया जाना इस संदर्भ में देखा, है ना। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। इस मतलब इस क्लास से संबंधित जो भी आपको मतलब डाउट आता है, वो अपना कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना डाउट हम तक शेयर कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी डाउट का रिप्लाई दें, आपके समस्या का समाधान करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय छत्तीसगढ़।